Hello guys, welcome back to another Q&A video and I will clarify some of your doubts again in this video. So watch this video till the end and बस यार रहने दो, इतनी अंग्रेजी काफ़ी है मेरे लिए। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, आपके कई सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। पहला कमेंट है अमरजीत का कि एनटीपीसी में साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे या नॉर्मल जो क्वेश्चन होंगे वो आएंगे। सबसे पहले तो जान लो कि जो एनटीपीसी आपका नॉन टेक्निकल कैटेगरीज पोस्ट के लिए सारी की सारी, तो कॉमन सी बात है कि इसमें आपका जो साइंस की न्यूमेरिकल है वो नहीं आने चाहिए। अब कई बार क्या होता है कि जैसा पिछला एनटीपीसी जो था, जो उसका प्री और मेंस था, उसमें साइंस के न्यूमेरिकल तो नहीं आए थे, लेकिन हाँ फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम उन्हें ये नहीं कह सकते हैं कि वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, वो सिर्फ फॉर्मूले होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, कई बार बीमाएँ पूछ ली जाती हैं। सिंपल सा रहता है, उसमें न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, आपके जितने भी रहेंगे नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेंगे। और देखा जाए तो इनका साइंस का जो लेवल रहता है वो ग्रुप डी के लेवल से भी कम रहता है एनटीपीसी में। ग्रुप डी में क्या होता है, टेक्निकल क्वेश्चन आ जाते हैं जिस वजह से थोड़ी सी टफ लगने लगती है, जबकि एनटीपीसी में सारी नॉर्मल रहेंगे आपके। अगले कमेंट में कहा है कि अगर हेड में माइनर इंजरी हो और ऑपरेशन कराया हुआ हो तो क्या मेडिकल में दिक्कत होगी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप मेंटली और फिजिकली फिट हो, आपको सिर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको हेडेक नहीं होता है या फिर अदर से कोई दिक्कत हो, जैसे सिर घूमना या चक्कर आना, तो कॉमन सी बात है, आप नॉर्मल हो, फिट हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको ये प्रॉब्लम है तब आपको दिक्कत हो सकती है। अगले कमेंट में भाई ने कहा है कि मेरे जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 40 के करीब मार्क्स आते हैं, तो मुझे एनटीपीसी की तैयारी करनी चाहिए आगे या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। भाई यहाँ पर डिपेंड ये करता है कि आप अभी नए हो कैंडिडेट या आप बहुत पहले से तैयारी करते रहे हो। अगर आप बहुत पहले से कर रहे हो और आपके मार्क्स तब भी 40 आ रहे हैं तो आप कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए तैयारी कर लीजिए, आपको सिलेक्शन लेने में दिक्कत होगी क्योंकि 40 नंबर बहुत कम होते हैं। बेहतर ये होगा कि आप अपना प्रैक्टिस सेट जो भी लगाते हैं उसका सॉल्यूशन ठीक से करें, अपने मार्क्स बढ़ाएं। और अगर आप एक नए कैंडिडेट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एनटीपीसी की तैयारी रूटीन में करो और इसके साथ साथ अदर एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहो। ये थोड़ी ना है कि अगर आप एनटीपीसी कर रहे हो तो किसी और की तैयारी मत करो, आप कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आप एनटीपीसी कर रहे हो तो करो। अगले कमेंट में अनुपम ने कहा है कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, एनटीपीसी एग्ज़ाम में मेरा क्या हो सकता है। आपने एनटीपीसी से भरा हो या ग्रुप डी से भरा हो, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप कलर ब्लाइंड हैं तो आपको एनटीपीसी में मेडिकल में सारी की सारी पोस्ट जो है वो अलाउ नहीं होगी। आपको सिर्फ और सिर्फ मेडिकल ग्रेड B2, C1 या C2 इनमें जो पोस्ट आती हैं आपको वो अलॉट हो सकती हैं। आप चेक कर लेना कि आपके एनटीपीसी में कौन सी पोस्ट इन ग्रेड में है और जो हों आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। वैसे बेस्ट ये है कि आप अच्छे मार्क्स लाएँ, तो अगर आप क्लरिकल पोस्ट को चुने जाएंगे वहाँ पर कलर ब्लाइंड को उतना ज़्यादा नहीं देखते हैं, इग्नोर कर देते हैं और अधिकतर पास कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है श्वेता का, जिन्होंने पूछा है कि CVT 1 और CVT 2 के बीच में कितना टाइम लगता है। देखो प्रोसेस के हिसाब से कम नहीं तो 1 महीना तो लगना ही चाहिए। मतलब आपके जो आंसर की है वो आएगी, इसके अलावा ऑब्जेक्शन ट्रैकर के लिए भी वेबसाइट को खुला जाता है और बाद में जब CVT 1 की कट ऑफ आके और आपका रिज़ल्ट आएगा और मेंस की डेट आएगी, ऐसे करते करते मिनिमम 1 महीना तो होता ही होता है। इसके बाद 1.5 या 2 महीने लग जाएँ तो कह नहीं सकते हैं। पिछली बार जैसे हम लोगों का हुआ था तो करीबन 8 या 9 महीने बाद हुआ था प्री और मेंस के बीच में, इसलिए देखते हैं इस बार कितना टाइम लगता है, पहले प्री हो जाए। अगले कमेंट में प्रदीप ने पूछा है कि जो सोशल मीडिया है जैसे व्हाट्सएप और फेसबुक है, इनसे डिस्ट्रैक्ट हुए बिना किस तरह तैयारी कर सकते हैं अच्छे से अच्छी। देखो सबसे पहली चीज़, ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि आजकल नॉर्मल है, हर किसी के लिए ज़रूरी भी है। खैर फेसबुक तो फिर भी उतना ज़्यादा खास नहीं है चलाने के लिए, लेकिन व्हाट्सएप की ज़रूरत आजकल कई लोगों को पड़ती है, ज़रूरी नहीं सिर्फ बात करने के लिए, हर तरीके से ज़रूरत पड़ती है। अब होता क्या है कि आप में से कई लोग ऐसे भी हैं जो लोग पढ़ाई के लिए व्हाट्सएप का यूज़ करते हैं, नोट्स वगैरह ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कई चीज़ें होती हैं, लेकिन देखा जाए तो इनसे तैयारी भी डिस्ट्रैक्ट होती है। बस इतना ज़रूर कहूँगा कि पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई और व्हाट्सएप और फेसबुक के टाइम पर ये सब चलाओ, पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो किसी भी तरह से। अगला यहाँ पर कमेंट है नाजमीन का, जिन्होंने पूछा है कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होती है क्या। ये क्वेश्चन पूछने वाला है ही नहीं। अगर आप किसी वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में जानकारी रखो कि वहाँ माइनस मार्किंग होती है या नहीं। आपने शायद नोटिफिकेशन भी अभी नहीं देखा होगा, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1/3 की माइनस मार्किंग है। ध्यान दो, थोड़ा पढ़ा करो नोटिस, उसमें बहुत सी बातें हैं जो आगे चल के आपके काम आएंगी, इसलिए सभी लोगों से कहूँगा कि नोटिस को ज़रूर पढ़ लें एक बार। अगला कमेंट भाई का है कि मेरे एनटीपीसी में फॉर्म अप्लाई करते टाइम 12th के मार्क्स गलत भरे गए हैं तो डीबी में क्या होगा। देखो ये प्रॉब्लम बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुई है और इसमें गलती कैंडिडेट से ज़्यादा साइबर कैफ़े वालों की भी है, क्योंकि अगर
गलती से कैंडिडेट ने फॉर्म फिल करते टाइम मार्क्स ठीक से नहीं बताया तो उन लोगों ने भी चेक नहीं किए और भर दिए, और इस चीज़ का हर्जाना आप लोगों को भुगतना पड़ेगा लास्ट में। सो ये चीज़ आप ध्यान रखो, जितने लोगों का गलत हो गया है, ख़ास तौर पे 12th की परसेंटेज, अगर आपको जो परसेंटेज है वो सही करानी है तो वो सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ही हो सकती है। इसके अलावा अगर एनटीपीसी की मॉडिफिकेशन लिंक आई तो उसमें भी आप ठीक करा सकते हो। अभी कई लोग पूछते भी हैं मॉडिफिकेशन लिंक अभी तक नहीं आई है। एक चीज़ अच्छे से दिमाग में रखो सब लोग, मॉडिफिकेशन लिंक तभी आती है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाते हैं, समझ रहे हो ना आप। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिजेक्ट होते हैं फॉर्म और सब ट्वीट करते हैं या रेलवे बोर्ड को लेटर वगैरह या रेलवे की वेबसाइट पर पूछते हैं, तभी जाके रेलवे मॉडिफिकेशन की लिंक देता है। लेकिन जब रेलवे देखता है कि सिर्फ इक्का दुक्का फॉर्म ही है, जिन लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो रेलवे ऐसी कंडीशन में किसी भी तरह से मॉडिफिकेशन की लिंक नहीं देगा। और ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका हूँ स्टार्टिंग से ही कि रेलवे में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि रेलवे मॉडिफिकेशन लिंक देने के लिए बाध्य है। लेकिन अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 99% सारे के सारे एग्ज़ाम्स में आपको मॉडिफिकेशन की लिंक मिली है, और ख़ासतौर पे जब से ऑनलाइन हो रहा है तब तो मिल ही रहा है आपको मौका। आपके केस में देखो ऐसा होगा, अगर आपका 12th में परसेंटेज गलत हो भी गया तो आपको ये करना है कि एक एफिडेविट बनवाना है, और आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएँ वहाँ एफिडेविट देंगे, और साथ ही साथ आपकी जो सही परसेंटेज है उसे आप अटेस्ट करा के कहीं से मार्कशीट को, अपनी फ़ोटोकॉपी को, और वहाँ पर जब देंगे तो आपका काम हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला कमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि इन्हें टीसीएस का पैटर्न नहीं पता है और टीसीएस के पैटर्न पर वीडियो बनाई जाए। देखो, टीसीएस के पैटर्न पर वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, आप एक बार 2018 के जो रेलवे ग्रुप डी के पेपर हुए हैं उन्हें आप अच्छे से ऑब्जर्व करें, उन्हें देखें, आपको पता चल जाएगा कि टीसीएस का पैटर्न क्या है। अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो 2016 एनटीपीसी का CVT 1 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, इसके अलावा 2017 में जो CVT 2 हुआ था उसके जितने क्वेश्चन पेपर मिले आप उन्हें सॉल्व कर लीजिए। आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि टीसीएस का पैटर्न क्या होता है, चाहे वो टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए हो या नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए हो। और अगला क्वेश्चन है कि क्या मैं रेलवे में जॉब करता हूँ? ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हाँ भाई, इत्तेफाक से करता हूँ और आगे भी करना है। देखूँगा अगर कभी मौका मिला किसी और डिपार्टमेंट में जाने का तो ज़रूर कोशिश करूँगा जाने की। इस वीडियो में सिर्फ इतने ही कमेंट और उनके आंसर। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उन्हें मैं पिक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके आंसर दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब करते जाना।